हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। पिछली क्लास में कोशिका द्रव हमने स्टार्ट कर दिया था। कोशिका द्रव की डेफिनेशन मैंने समझा दी थी, डायग्राम बनाकर ये भी बता दिया था कि कोशिका द्रव की पोजीशन कैसे होती है और उसका कॉन्सेंट्रेशन या उसका कंपोजिशन कैसा होता है। ये सारी बात हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज जो कोशिका द्रव के पार्ट है वो हम पढ़ने जा रहे हैं कि कोशिका द्रव किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करो। कोशिका द्रव के बारे में आप जानते हो कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो जेली नुमा, जो लसलसा, जो गाढ़े टाइप का जो लिक्विड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। और उसकी प्रकृति कणीय होती है, छोटे छोटे कणों के रूप में। तो कोशिका द्रव को दो टाइप में हमने डिवाइड किया है। कोशिका द्रव के दो भाग होते हैं। दो भाग कौन से हैं? एक तो है साइटोसोल, एक तो कौन सा है? साइटोसोल, और दूसरा है कोशिका के अंग, यानी कि कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल्स। एक तो साइटोसोल और एक है सेल ऑर्गेनेल्स। मतलब कोशिका द्रव को दो भागों में बांट दिया। देखो कैसे, मान लो ये कोशिका, ये क्या है? कोशिका, और ये बीच में क्या है? केंद्रक। ये तो कोशिका झिल्ली, ये केंद्रक, और ये जो बीच में पदार्थ भरा पड़ा है ये कोशिका द्रव है। और ये मैं डॉट डॉट इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कोशिका द्रव कणीय प्रकृति का होता है। जैसे पेस्ट आता है ना, कोलगेट वगैरह, उसमें देखना छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वैसे कणीय प्रकृति होती है किसकी? कोशिका द्रव की। तो ये तो सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस, ये कोशिका झिल्ली, और ये केंद्रक। और ये जो है, ये जो कणीय प्रकृति है वो है साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव। और ये जो फिगर है वो किसका है? सेल। ये कोशिका है। अब आप ये ध्यान देना कि ये तो देखो केंद्रक, ये कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली, ये केंद्रक, इसके बीच में जितना भी लिक्विड भरा पड़ा है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जितना भी लिक्विड भरा पड़ा है, ये कोशिका द्रव है, यानी कि साइटोप्लाज्म है। फिर इसी कोशिका द्रव को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? दो, एक साइटोसोल और एक सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि कोशिकांग। तो जो साइटोसोल है ना, वो तो कोशिका द्रव का तरल पदार्थ है, कोशिका द्रव का तरल पदार्थ। और ये तरल पदार्थ कैसा होता है? जेली नुमा, जेल की तरह। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? कणीय प्रकृति। तो साइटोसोल मतलब आपको तो इतना नोटिस करना है कि मान लो कोशिका झिल्ली को छोड़ दो, बीच वाले केंद्रक को छोड़ दो, फिर बीच में जितना भी लिक्विड भरा पड़ा है वो कोशिका द्रव होता है। और उस लिक्विड में जो तरल पदार्थ है, मतलब कोशिका द्रव का जो तरल पदार्थ है, जो जेलीनुमा पदार्थ है, वो तो साइटोसोल होता है। फिर ये कोशिकांग क्या है? कोशिकांग है इस कोशिका द्रव में पाए जाने वाले कोशिका के अंग। इस कोशिका द्रव में जितने भी अंग पाए जाएंगे ना, उन कोशिका के अंगों को और इस तरल पदार्थ दोनों को जोड़कर हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। अब कोशिका के कौन कौन से अंग होते हैं, मतलब कोशिकांग कौन कौन से होते हैं वो भी देख लो आप। कम से कम 7-8 कोशिकांग में पढ़ना है। कोशिकांग मतलब इसका संधि विच्छेद करोगे, कोशिका के अंग। तो देखो कोशिका के कितने अंग होते हैं, जैसे
माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा लवक। तीसरा गोल्जिकाय, अंतःप्रदवी, अंतःप्रदवी जालिका, रिक्तिका, रिक्तिका, लाइसोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, और एक है राइबोसोम और एक है तारक का है सेंट्रोसोम। अब देखो, वैसे तो कोशिकांग बहुत सारे हैं, जैसे माइक्रोट्यूबल्स है, माइक्रोबॉडीज है, परऑक्सीसोम है, ठीक है, स्पीरोसोम्स है, ये हमें पढ़ना ही नहीं, ये हायर क्लास में पढ़ोगे आप। ये कोशिका के मुख्य अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गोल्जिकाय, अंतःप्रदवी जालिका, रिक्तिका, लाइसोसोम, राइबोसोम और तारकाय। ये सारे पता कहाँ पाए जाएंगे? ये सारे इस कोशिका द्रव में पड़े रहते हैं। ये 8 के 8 अंग किस में तैरते रहेंगे? इस तरल पदार्थ में। और इस तरल पदार्थ को क्या बोलते हैं? साइटोसोल। साइटोसोल में क्या तैरेंगे? कोशिकांग। तो कोशिकांग और साइटोसोल दोनों को अगर आप मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? कोशिका द्रव। जैसे क्वेश्चन आए ना, कोशिका द्रव के तरल पदार्थ को क्या बोलते हैं, तो आप फट से आंसर दोगे साइटोसोल, ठीक है। बाकी इस कोशिका द्रव में जो ठोस चीजें तैरती रहती है वो तो क्या है? सेल ऑर्गन्स है, यानी कि कोशिका के अंग है। अब ये आप ध्यान देना, मैं इसकी जोड़ी बनाऊं या इन चारों की जोड़ी बनाऊं या इन दोनों की जोड़ी बनाऊं, ये जोड़ियां मैंने क्यों बनाई? वो इसलिए बनाई क्योंकि इन दोनों के ऊपर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। इनके ऊपर झिल्ली पाई जाएगी ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ झिल्ली, लवक के चारों तरफ झिल्ली, सॉरी ये लवण नहीं है, लवक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक के चारों तरफ कितनी झिल्ली? 2। ये डबल लेयर्ड है। इनके चारों तरफ कैसी झिल्ली पाई जाएगी? डबल। गोल्जिकाय, अंतःप्रदवी जालिका, रिक्तिका, लाइसोसोम, इनके चारों तरफ सिंगल लेयर, एक ही झिल्ली पाई जाती है। इनके चारों तरफ सिंगल, एक ही झिल्ली। राइबोसोम और तारकाय, इनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। ये मेम्ब्रेन लेस है, झिल्ली नहीं पाई जाती। ये दोनों डबल लेयर्ड ऑर्गन है, ये सिंगल लेयर्ड ऑर्गन है और ये मेम्ब्रेन लेस है, इनके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो बात समझ में आ गई? कोशिका द्रव को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, साइटोसोल और कोशिकांग। साइटोसोल कोशिका का तरल भाग, कोशिकांग कोशिका द्रव का सॉलिड पार्ट। तो दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? कोशिका द्रव। तो साइटोसोल हमें पढ़ना नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखना, कोशिका का तरल भाग है, जेलीनुमा होता है, कणीय प्रकृति का होता है, जिसमें कोशिका के अंग तैरते रहते हैं। ये कोशिका के अंगों को रहने के लिए क्या दे रहा है? जगह दे रहा है, मतलब मेंटेन करके रख रहा है सबको, ठीक है। अब जो इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा वो ये है, 1 बाई 1 आपको हर कोशिकांग पढ़ना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कैसे होती है, इसका काम क्या है, सबके लिए स्ट्रक्चर, काम और खोज पढ़नी है आपको, ठीक है। पहले माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, फिर लवक पढ़ेंगे, फिर गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे, ईआर पढ़ेंगे, वैक्यूल्स पढ़ेंगे, लाइसोसोम, राइबोसोम और फिर सेंट्रोसोम, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट कर ले क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। देखो टॉपिक क्या हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया।
ये लो, सबसे पहले पढ़ा जा रहा है कोशिका का सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गन, और वो है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें, इसकी डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें ना 1905 यानी कि 1905 में एक साइंटिस्ट था एफ मीविस। क्या नाम था साइंटिस्ट का? एफ मीविस। इस एफ मीविस ने पादप कोशिका में यानी कि प्लांट सेल के अंदर किसको देखा था? माइटोकॉन्ड्रिया को। एफ मीविस ने, साइंटिस्ट का नाम है, 1905 में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था किसमें? प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, उसके बाद कई साइंटिस्ट आए, जैसे कोलिकर ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा किसमें? कीट की रेखित पेशियों में। कीट की रेखित पेशियों में। और कीट एक एनिमल सेल है। देखो, प्लांट सेल में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा था? एफ मीविस। इसने देखा एफ मीविस। और अगर बात की जाए एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा? कोलिकर ने। वो भी किसमें? कीट की रेखित पेशियां, स्ट्राइटेड मसल्स के अंदर देखा था, इंसेक्ट के अंदर। और भी माइटोकॉन्ड्रिया के साथ कई वैज्ञानिकों के नाम जुड़े हैं, जैसे फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को फाइलिया नाम दिया था। और अगर साइंटिस्ट आए जैसे आल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया। ठीक है, और सबसे लास्ट में सी बेंडा ने इसको क्या नाम दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो, इतनी लंबी चौड़ी डिस्कवरी है माइटोकॉन्ड्रिया की। सबसे पहले प्लांट सेल में देखा गया था, वो भी किसके द्वारा? एफ मीविस। एनिमल सेल में सबसे पहले देखा, कीट की रेखित पेशियों में देखने वाला कौन था? कोलिकर। उसके बाद फ्लेमिंग ने इसको फाइलिया नाम दिया, आल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट नाम दिया, और सी बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। आप बोलोगे सर फिर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी का सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है इन दोनों वैज्ञानिकों को, एक तो फ्लेमिंग को और एक अल्टमान को। जैसे क्वेश्चन आया ना माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की, तो आपको ये आंसर देना है, फ्लेमिंग और अल्टमान। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? सी बेंडा ने। पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया किसने देखा? एफ मीविस ने। जंतु कोशिका में किसने देखा? कोलिकर ने। बाकी खोज की बात है ना, तो फ्लेमिंग और अल्टमान। ये थी माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी। ओके, अब माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या की बात करें, पहले इसकी शेप की बात करें, तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है? या तो गोलाकार होगा, छड़ी नुमा होगा, और वैसे देखा जाए ना तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो शेप होती है ना, वो जूते के आकार की होती है, जूते के तली के आकार की, जूते के तली के आकार की। अगर नंबरिंग की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कितना होता है? तो ध्यान रहे, एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया 50 से लेकर 500 तक हो सकता है। एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया 50 से लेकर 500 तक हो सकता है। कुछ एक कोशिकीय जीव होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर जीव पाए जाते हैं जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कितने होते हैं? 5 लाख तक। कुछ यूनिसेलुलर है जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया कितने होते हैं? 5 लाख।
5 लाख तक, ठीक है। एक विशेष प्रकार का शैवाल पाया जाता है, एक विशेष प्रकार का शैवाल, ठीक है, और उन शैवालों में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या मात्र कितनी होती है? 1, और उस शैवाल का नाम है माइक्रोप्रोस्टेरियाज, माइक्रोप्रोस्टेरियाज, माइक्रोप्रोस्टेरियाज। देखो संख्या की बात करो तो एवरी कोशिका के अंदर, मतलब हर कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कितना मिल सकता है? 50 से लेकर 500 तक। कुछ एक कोशिकीय जीव जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 5 लाख तक भी हो सकती है, और कुछ शैवाल जैसे माइक्रोप्रोस्टेरिया जैसे शैवालों में इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। तो ये तो माइटोकॉन्ड्रिया की सामान्य जानकारी थी। अब हमें क्या पढ़ना है? माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। क्या पढ़ना है? माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर लेकर आएंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।